हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दीपक क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे वेव ऑप्टिक्स और ये वीडियो स्पेशली मैं नीट के लिए डिजाइन कर रहा हूँ। और इसमें हम कंसेप्ट इंटरफेरेंस, अगर देखिए आप ऑप्टिक्स के लिए डर रहे हैं, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन सबसे ज़्यादा यहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको ये दो टॉपिक नहीं छोड़ना। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसको बहुत डिटेल में विद कंसेप्ट एंड ट्रिक्स। चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, आपका अपना चैनल। सबसे पहले अगर हम देखें इसमें हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, वो आपका इंटरफेरेंस का बेसिक्स है कि क्या इंटरफेरेंस होता है। तो देखो बच्चों, होता ऐसा है, दो वेव हैं, ठीक है। दो वेव को अगर आप सुपर इम्पोज कराएं, देखो इससे पहले आपको पता होना चाहिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है, क्योंकि ये जो इंटरफेरेंस है ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करता है। आप कहेंगे सर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या चीज है? तो बच्चों अगर दो वेव हैं, जैसे मान लो एक वेव ये है y1 और एक वेव ये है y2, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा वो आपको इंडिविजुअल वेव का क्या करना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट को सम करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो इंटरफेरेंस भी इस फेनोमेना को या इस प्रिंसिपल को फॉलो करता है। अब आप कहेंगे सर इंटरफेरेंस में क्या होता है? तो इंटरफेरेंस में ये होता है कि अगर दो वेव हैं जिनकी इंटेंसिटी एक की I1 है, एक की I2 है, ठीक है, तो इंटरफेरेंस भी कहता है कि हम इसको सुपर पोजिशन के हिसाब से जोड़ सकते हैं। अगर आप एग्जैक्ट डेफिनेशन देखें तो होता क्या है, अगर आप दो वेव को सुपर इम्पोज करें तो आफ्टर सुपर पोजिशन क्या होगा, सुपर पोजिशन या सुपर इम्पोज भी लिखा होगा किसी बुक में, सम पॉइंट में हमें मैक्सिमा, सम पॉइंट पे हमें क्या होता है, इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलती है और कुछ अदर पॉइंट में हमें इंटेंसिटी मिनिमम मिलती है। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि सर कुल मिला के जो इंटेंसिटी है वो रीडिस्ट्रीब्यूटेड हो जाती है। अगर आप दो वेव की इंटेंसिटी को ऐड करेंगे तो उन दोनों की जो इंटेंसिटी है किसी पॉइंट पे मैक्सिमम, किसी पॉइंट पे मिनिमम, और ओवरऑल क्या हो जाती है, रीडिस्ट्रीब्यूटेड हो जाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस, ठीक है। अब देखो थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहाँ से बहुत बनते हैं। इंटरफेरेंस जो है वो हर टाइप की वेव दिखाती है। क्या दिखाती हैं? हर टाइप की वेव दिखाती हैं। ऑल टाइप ऑफ वेव हमारी इंटरफेरेंस शो करती है। दूसरा मैं अगर आपको बता दूं, इंटरफेरेंस एनर्जी कंजर्वेशन को भी फॉलो करती है। इंटरफेरेंस आपका एनर्जी कंजर्वेशन को फॉलो करती है। जब आपकी जो इंटेंसिटी जहां पर मैक्सिमम हो गई तो कुछ पार्ट मिनिमम में हमारा कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो एनर्जी कंजर्वेशन को फॉलो करने वाला भी हमारा इंटरफेरेंस, ठीक है। अब हमने ये देख लिया। अगर आप कहेंगे सर एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर दो, जब हम दो वेव को सुपर इम्पोज करते हैं, अरे आसान भाषा में जब जोड़ते हैं, मिलाते हैं, तो इंटेंसिटी रीडिस्ट्रीब्यूटेड हो जाती है। कहीं कहीं पर इंटेंसिटी मैक्सिमम आती है और कहीं पर मिनिमम आती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस। तो उसके बाद हमने देखा कि ये सारी टाइप की वेव दिखा देती हैं। कई बार कंफ्यूजन आता है लॉन्गिट्यूडल, ट्रांसवर्स, तो सारी टाइप की वेव जितनी भी होंगी हमारी इंटरफेरेंस दिखाएंगी। और क्या होगा सर इसके बारे में? और मैं आपको बच्चों ये बता सकता हूँ, जो हमारा इंटरफेरेंस है, ठीक है, इंटरफेरेंस में हमने लाइट की वेव नेचर के बारे में बात करी है। जो आपने अपने बुक में पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपने देखा होगा, सबसे पहले हम रे की बात करते हैं, उसके बाद हम वेव नेचर की बात करते हैं। तो जो वेव नेचर है आपका, वो हम इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन से कंफर्म करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आगे जब आप पढ़ोगे वो आपका पार्टिकल नेचर को डिफाइन करता है, ठीक है। अच्छा जी, अब देखो इंटरफेरेंस में जो हम डेली लाइफ में इसके एग्जाम्पल देखते हैं, कई बार तो आपके नीट के पेपर में यही आया है। आप देखा होगा कि जो थिन फिल्म होती है कार्बन की, साबुन की, ठीक है, जो आपकी थिन फिल्म होती है किसकी,
साबुन की या सोप की, उस पर जो एक कलर अपीयर आ जाता है, ठीक है, वो इंटरफेरेंस की वजह से ही आता है। क्लियर है यहाँ तक? ये भी आपको एग्जाम्पल भी पता होना चाहिए। तो जो कलर अपीयर्स है, कलर अपीयर्स ऑन थिन सोप फिल्म, ठीक है, तो वो आपका इंटरफेरेंस का एग्जाम्पल है। और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे जो आप ऑयल और पानी को मिक्स करते हैं तो उसमें भी एक कलर आ जाता है, तो वो भी आपका इंटरफेरेंस का एग्जाम्पल है। क्लियर है? तो ये तो बेसिक इंटरफेरेंस के बारे में हमने बात करी। अब आगे बढ़ते हैं। इंटरफेरेंस की कुछ कंडीशन है। आप कहेंगे सर कैसी कंडीशन? देखो, अगर आप कोई दो वेव को मिलाते हो, ठीक है, हमने कोई भी दो वेव को सुपर इम्पोज किया और मान लो वेव इस तरह से है। पहली वेव है जिसका एम्पलीट्यूड है A1 साइन ओमेगा टी, और जो दूसरी वेव थी वो जो हमने मिलाई तो उसका एम्पलीट्यूड था A2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। अगर आप इन दो वेव को सुपर इम्पोज करो, सुपर इम्पोज करने के बाद सॉल्व करो, मैं आपसे कह रहा हूँ आप डायरेक्ट रिजल्ट पे ध्यान रखो। ये अगर ऐड करोगे तो वहां से जो एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला बन के आता है, ठीक है, जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा वो कितना आएगा? अंडर रूट, ठीक है, पहले का एम्पलीट्यूड का स्क्वायर दूसरे के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 पहले का एम्पलीट्यूड दूसरे का एम्पलीट्यूड इनटू कॉस ऑफ 5। क्लियर है? ये दोनों को सुपर इम्पोज के बाद आया। और अगर इंटेंसिटी निकालना चाहो तो पहले की इंटेंसिटी, ठीक है, प्लस दूसरे की इंटेंसिटी प्लस 2 रूट I1 I2 cos 5। तो ये आपका क्या आया? दो रिलेशन आया जो हमने इन दोनों को सॉल्व करके निकाला। ठीक है, कई क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। अगर मैं आपको बता दूं, जो हमारी इंटेंसिटी होती है वो एम्पलीट्यूड के क्या होती है? वो डायरेक्टली स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये बात आप ध्यान रखिए। ठीक है, तो ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए इस वेव के लिए, और ये रिलेशन पता होना चाहिए। तो जब हम इसको आगे बढ़ाएं, ठीक है, इस इंटेंसिटी को आगे बढ़ाएं तो क्या होगा? देखिए, जब मैंने इस इंटेंसिटी पे और काम किया तो आपने सोचा है कि भैया इंटेंसिटी तो आप बता रहे हैं कि I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कॉस थीटा है या कॉस फाई है। तो बच्चों कई बार ऐसा होता है कि आपको एक मैक्सिमम और मिनिमम पूछा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, अगर हम दो वेव को मिला रहे हैं तो I1 I2 होना चाहिए था। तो ये जो एक्स्ट्रा टर्म आ गया, तो ये वाला एक्स्ट्रा टर्म आ गया, यही क्या है? इंटरफेरेंस टर्म है। अब आप देखिए इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होगी? आप सोचिए, इंटेंसिटी मैक्सिमम तब होगी जब आपका कॉस फाई जो है वो 0 होगा। और कॉस 0 होता है, अगर आप इसको जनरलाइज वैल्यू देखेंगे तो एन पाई पे होता है। एन पाई मतलब 0 पे होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? 2n पाई करिए इसको, क्योंकि इवन पे होता है ना, 2n पाई। आप यहाँ पर 0 रखिए n, तो 0 पे cos 0, यहाँ पर 0 रखिए। अच्छा, मैक्सिमम वैल्यू है ना, मैक्सिमम वैल्यू कितनी? 1 होगी ना, 1, तो cos 0 1 हो गया। उसके बाद आप क्या रखे? यहाँ पे 1 रख दीजिए, तो 2 पाई पे 1 हो गया। तो आप ये कहेंगे अगर फेज इवन होगा तो आपका मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी, और वहीं अगर ये 1 हो जाएगा तो आप मैक्सिमम इंटेंसिटी को कितना लिख सकते हैं? आप मैक्सिमम इंटेंसिटी को रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। कैसे? क्योंकि ये 1 हो जाएगा, फिर ये रूट I1 का स्क्वायर, रूट I2 का स्क्वायर और 2 रूट I1 I2, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं मिनिमम की बात करूं, अगर मैं मिनिमम की बात करूं तो cos फाई की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो -1 होती है। तो -1 मतलब जब ये वैल्यू ऑड होगी,
ऑड के लिए हम क्या लिख लेते हैं 2n - 1 पाई। तो जब ये ऑड होगी तो हमारा जो cos फाई की वैल्यू है वो -1 हो गई। तो आई मिनिमम कितना हो गया √i1 - √i2 होल स्क्वायर। तो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैक्सिमम कितनी होगी, मिनिमम कितनी होगी। तो आपको रट्टा नहीं मारना है, आपको जो रिलेशन याद करना है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। i1 i2 ठीक है, और 2i1 रूट के अंदर 2i1 i2 cos फाई। ठीक, अगर आप कहेंगे सर ये एम्पलीट्यूड के टर्म में भी लिख दीजिए आप, तो एम्पलीट्यूड के टर्म में क्या हो जाएगा a1 + a2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा a1 - a2 का होल स्क्वायर। ठीक हो गया। अब आप ध्यान दीजिए, हमने एक रिलेशन पढ़ा है कई बार, अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो आपको ये आना चाहिए कि जो फेज डिफरेंस होता है, क्लास 11th में पढ़ा होगा आपने, फेज डिफरेंस अगर होता है, फेज डिफरेंस का फॉर्मूला होता है 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस। ठीक हो गया सर। तो आप ये देखिए कि जो मैक्सिमम कंडीशन है, मैक्सिमम के लिए जो हमारा फेज डिफरेंस है वो कितना होता है 2n π। तो पाथ डिफरेंस अगर यहाँ पे 2n π रख देंगे तो पाथ कितना हो जाएगा, पाथ डिफरेंस हो जाएगा n λ। ठीक है, और मिनिमम के लिए हमारा जो फेज डिफरेंस है वो कितना है 2n - 1 पाई, और यही अगर आप यहाँ पे रख दें तो पाथ डिफरेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाथ डिफरेंस आ जाएगा 2n - 1 पाई से पाई कैंसिल हो गया λ/2। तो देखिए, आप ध्यान से देखिए, जो हमने ये रिलेशन निकाले, ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम के लिए इंटेंसिटी निकाली और फेज डिफरेंस निकाला, और अगले ही स्लाइड में पाथ डिफरेंस निकाला। तो ये जो मैक्सिमम की कंडीशन है इसको इन्होंने एक नाम दिया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ये कंडीशन हो गई, और जितनी भी कंडीशन आपने मिनिमम के लिए पढ़ी तो वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो। ठीक हो गया, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हमारा एक एनालिटिकल मेथड था इंटरफेरेंस को पढ़ने के लिए। ठीक है, तो इंटरफेरेंस को पढ़ने के बाद ये देखा गया कि सारी वेव तो इंटरफेरेंस नहीं दिखा रही है, तो उसकी क्या कंडीशन है, सस्टेन इंटरफेरेंस या इंटरफेरेंस होने के लिए क्या कंडीशन है। तो देखो, पहली कंडीशन है कि सोर्स आपका मोनोक्रोमैटिक होना चाहिए, मोनोक्रोमैटिक होना चाहिए। जो भी दो सोर्स हैं, जो टू सोर्स हैं, वो मस्ट भी क्या होनी चाहिए, मोनोक्रोमैटिक। मोनोक्रोमैटिक का मतलब क्या हो गया सर, मोनोक्रोमैटिक का मतलब है ऐसे सोर्स जब लाइट इमिट कर रहे हैं तो सेम वेवलेंथ की लाइट दे रहे हैं, या बोल सकते हैं सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट इमिट कर रहे हैं, तो ऐसे सोर्स को क्या बोलते हैं, मोनोक्रोमैटिक। ठीक हो गया सर। दूसरी जो मस्ट डू कंडीशन है इसके लिए, कोहेरेंट सोर्स होना चाहिए। आप कहेंगे सर ये क्या आया, देखो कोहेरेंट सोर्स का मतलब है ऐसे दो सोर्स जिनका फेज डिफरेंस कांस्टेंट है। ठीक है, आप बहुत लोग सोच रहे होंगे सर आप बहुत डिटेल में चले गए। देखो बच्चों, यहाँ से ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, थ्योरी वाले क्वेश्चन आते हैं, और ट्रिक तो अभी हम क्वेश्चन करेंगे उसके साथ भी कर लेंगे। ठीक है ना, तो ये अगर आप देख लेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो यहाँ पर कोहेरेंट सोर्स का मतलब है कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए या जीरो फेज डिफरेंस होना चाहिए। और भी कंडीशन है, जैसे मैं आपको बता दूं, दोनों वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो शुड बी नियरली इक्वल होना चाहिए, अगर इक्वल नहीं भी है तो आसपास होना चाहिए। वेव सेम डायरेक्शन में चलना चाहिए। ठीक है, सेम डायरेक्शन में चलेंगी तभी ये फेनोमेना होगी, अदरवाइज बीट्स स्टेशनरी वेव का कंसेप्ट आ जाएगा। और सेम डायरेक्शन के साथ साथ क्या फॉलो करें, ये हमारे एम्पलीट्यूड हो गया, सेम डायरेक्शन हो गया, ये आप देख सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक। सोर्स नैरो भी होना चाहिए कहते हैं कोई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला चार्ट है जो भी हमने देखा उसको हम देखते हैं फटाफट। देखिए, आपने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पढ़ा,
ये अभी तक सबसे इम्पोर्टेंट यही है और यही ट्रिक भी है मेरी पहली। ये चार्ट आप याद रखो, आपको बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव और पॉइंट। तो सर आपने पहले बताया कि जहाँ पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है कंस्ट्रक्टिव और मिनिमम होती है डिस्ट्रक्टिव। सेकंड सर आपने बताया जो इंटेंसिटी की वैल्यू होती है, ठीक है, वो होती है √I1 प्लस √I2 होल स्क्वायर। और सर यहाँ पे आपने बताया √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। सर उसके बाद आपने बताया कि जो पाथ डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस इसमें n लैम्डा होता है, इसमें 2n-1 λ/2 होता है। सर आपने फेज वाला भी रिलेशन बताया, एक फेज जो डिफरेंस होता है, जो आपका फेज डिफरेंस होता है, इसमें इवन होता है 2n π और इसमें होता है 2n-1 π। ठीक है, ये सारी चीज़ें अभी तक हमने डिस्कस करी। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। आगे जब आप इसमें बढ़ेंगे तो कुछ रिलेशन जो आपको डायरेक्ट दिमाग में रखने हैं, जैसे जो हमारी इंटेंसिटी है वो एम्पलीट्यूड के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो जो I मैक्सिमम है वो √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर है। सिमिलरली जो I मिनिमम है वो आपका √I1 माइनस √I2 के स्क्वायर के बराबर है। तो अगर आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन कर लें, कॉम्बिनेशन मतलब I मैक्स माइनस I मिनिमम और अपॉन में I मैक्स प्लस I मिनिमम, अगर आप ये कर लेते हैं, ठीक है, I मैक्स माइनस मिनिमम और I मैक्स प्लस I मिनिमम, तो इसको बोलते हैं फ्रिंज विजिबिलिटी। और इसकी जो वैल्यू होती है आपको डायरेक्ट ध्यान में रखनी है। ये ट्रिक में हम यूज करेंगे एम्पलीट्यूड का रेशियो A1/A2 और नीचे हम लिखेंगे A1/A2 का होल स्क्वायर प्लस 1। या आप ये भी लिख सकते हैं, कई बार आपको डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है 2 बीटा और बीटा प्लस 1। ठीक है, और अगर दो एम्पलीट्यूड की बात हो रही है I1 I2, तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, A1 स्क्वायर ओवर A2 स्क्वायर। अभी आप हम YDSE भी पढ़ेंगे, तो YDSE में क्या होता है ω1 ω2। जो स्लिट विड्थ है वो भी इंटेंसिटी के क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। चलिए इतना तो आप समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। अब है फेमस एक्सपेरिमेंट YDSE यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट से हमने क्या किया, इंटरफेरेंस को प्रोड्यूस किया और वेरीफाई किया। देखो अब YDSE करने से पहले मैं आपको एक और पॉइंट बता दूं बच्चों, कि जो हम इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, उसके लिए जो हमें कोहेरेंट सोर्स चाहिए, ठीक है, तो कोहेरेंट सोर्स प्रोड्यूस करने की दो तरीके हैं। ठीक है, या आप बोल सकते हैं जो वहाँ से इंटरफेरेंस बन रहा है उसको प्रोड्यूस करने के दो तरीके हैं। पहला डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। पहला तो ये है कि आप वेव फ्रंट को डिवाइड करेंगे, वेव फ्रंट पे बेसिस जो होता है डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, और सेकंड जो है वो है डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। तो इसमें कुछ एग्जाम्पल हैं, क्या पता कभी पूछ लिया जाए। तो डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट में जो YDSE आपके सिलेबस में है वो इसी का एग्जाम्पल है। इसमें हम वेव फ्रंट को डिवाइड करते हैं। और दूसरा जो आप देखेंगे इसमें वो होता है बाई प्रिज्म, फ्रेजनल बाई प्रिज्म करके एक हमारा वो होता है, वो हमारा इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, लेजर जो आप पढ़ते हैं वो सब डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट के एग्जाम्पल हैं। अगर आप एम्पलीट्यूड की बात करें तो थिन फिल्म जो हमारा इंटरफेरेंस को दिखाते हैं वो एम्पलीट्यूड का है। न्यूटन रिंग जो आपके सिलेबस में एक क्वेश्चन है लेकिन न्यूटन रिंग के नाम से नहीं है, वो हमारे एम्पलीट्यूड के उससे बनते हैं। और भी हैं इसमें, जैसे एक इंटरफेरोमीटर होते हैं और बहुत सारे हैं, आपको उतना नहीं जानना। तो इंटरफेरेंस में इसमें क्या किया हमने, लाइट के नेचर को जो हमारा इंटरफेरेंस दिखा रहा है उसको प्रूफ किया। यहाँ से इस सोर्स से दो कोहेरेंट सोर्स बनाए,
यहाँ से लाइट भेजी और दो कोहेरेंट सोर्स बनाए, मान लो एक S1 है एक S2 है। स्क्रीन से यहाँ की डिस्टेंस d थी और ये वाली डिस्टेंस हमारी स्मॉल d थी, ऐसा ही आपको भी ध्यान रखना है। तो देखा ये गया कि कहीं कहीं पर ब्राइट फ्रिंज बन रही है, कहीं पर डार्क बन रही है, फिर ब्राइट फिर डार्क। तो जो ये बिल्कुल सेंटर पे बन रही है इसको सेंट्रल कह दिया। अच्छा, सेंट्रल फ्रिंज कैसी बनेंगी फिर सर? सेंट्रल फ्रिंज ब्राइट बनेगी, ठीक हो गया। फिर डार्क बनेगी, ये पहली डार्क है ये दूसरी डार्क है, फिर ये पहली ब्राइट है, ऐसे ही बनते जाएगा। और अगर इनका शेप पूछा जाए कि फ्रिंज का शेप कैसा होगा, तो हाइपरबोला होगा इसका फ्रिंज का शेप। अगर दूर से देखेंगे तो स्ट्रेट लाइन होगा। अगर आपसे पूछेगा कि फ्रिंज शेप कैसा होगा तो आप बोलोगे हाइपरबोला। अगर कहेगा फार पॉइंट से या इन्फिनिटी से कितना होगा तो आप स्ट्रेट लाइन पे जाएंगे, ठीक है। अब हुआ क्या, ये ब्राइट और जो डार्क बने, यहाँ पर जो ब्राइट फ्रिंज है वो दिखा रही है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को, और जो डार्क फ्रिंज है वो आपको दिखा रही है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को। आप ये भी कह सकते हो आसान भाषा में, ब्राइट फ्रिंज मतलब इंटेंसिटी मैक्सिमम, डार्क मतलब इंटेंसिटी मिनिमम। तो उन्होंने क्या किया, इसमें जब इसका हमने कैलकुलेशन किया तो पाथ डिफरेंस निकल के आया XD/D, ठीक है। X पोजीशन है आपकी ब्राइट और डार्क फ्रिंज की। तो ब्राइट के लिए देखो, अगर आप XD/D को, ठीक है, अगर आप XD/D को n लैम्डा, क्योंकि पाथ डिफरेंस है, इसके इक्वल कर देंगे तो जो पोजीशन होगी किसकी भैया, जो पोजीशन होगी ब्राइट फ्रिंज की, वो निकल के आ जाएगी। तो ND/D हमारी पोजीशन किसकी है, ब्राइट फ्रिंज। वहीं अगर डार्क की बात करें तो डार्क में क्या होगा, अगर आप XD/D जो YDSE का पाथ डिफरेंस निकल के आया है, उसको अगर आप पहले जो भी हमने एनालिटिकल मेथड में पाथ डिफरेंस है उसके इक्वल किया, तो ये हमारी डार्क फ्रिंज की लोकेशन निकल के आ जाएगी फ्रॉम सेंट्रल। समझ रहे हैं भैया, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये वाला और ये वाला क्लियर है। तो ये पूछा जाता है, आप कहेंगे सर XD/D कहाँ से आएगा, कोई भी बुक उठा लो और इसका जो कैलकुलेशन किया है हमने पाथ डिफरेंस का, वहां से ये XD/D आया है, ठीक है। अच्छा जी, अब कुछ इसमें टर्म है, जैसे मैंने टेबल ऑलरेडी बना के रखी है। अगर आपसे फ्रिंज विड्थ पूछेंगे, फ्रिंज विड्थ का मतलब होता है दो कंजिक्यूटिव फ्रिंज, चाहे डार्क हैं चाहे ब्राइट हैं, उनके बीच का गैप, ठीक है। तो दो कंजिक्यूटिव फ्रिंज का जो गैप होता है उसको हम बीटा से लिखते हैं, और बीटा की जो वैल्यू होती है वो यहाँ पर कितनी होती है, तो बीटा इक्वल टू होता है D/D। समझ रहे हैं, बीटा होता है D/D। तो दो कंजिक्यूटिव फ्रिंज के बीच में जब गैप जो आएगा उसी को हम बोलेंगे, चाहे डार्क ले लो चाहे ब्राइट ले लो। और एंगुलर विड्थ, एंगुलर जो सेपरेशन होगा, इसका जो फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल टू होता है β/d, और अगर इसमें हम वैल्यू रख दें तो ये होता है λ/d, और वेवलेंथ अगर लैम्डा है। अगर मीडियम का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो जितनी भी एयर में है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। जितनी भी एयर में है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर दोगे, जितनी भी एयर में है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर दो। समझे, जिस भी मीडियम में रखेंगे उस मीडियम का वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको देंगे, और इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। ये हमारी ट्रिक नंबर 2 रहेगी अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि YDSE वाइट लाइट में क्या होगी। देखो हमने YDSE पढ़ा, उसके बारे में सब कुछ पढ़ा। वाइट लाइट में क्या होता है, अगर आप YDSE में वाइट लाइट भेजेंगे तो देखो जो सेंट्रल है, सबसे पहले उसमें सेंट्रल क्या बनती थी, ब्राइट बनती थी नॉर्मल लाइट में। अगर वाइट लाइट भेजेंगे तो सेंट्रल वाली जो फ्रिंज है वो वाइट बनती है, ये बात आप ध्यान रखना। और जो सेंटर के नियर वाली है ये वाली, ये वॉयलेट बनती है, दोनों साइड बनेगी वॉयलेट। और जैसे आप दूर जाएंगे तो ये कैसी बन जाएगी, रेड बन जाएगी, ठीक है। ये आपका NCERT का क्वेश्चन है, क्योंकि हमारी जो वेवलेंथ है वॉयलेट की वो कम है, तो वो क्लोज होती है फ्रिंज के दोनों साइड, ठीक है। तो ये भी आपके सिलेबस में है। अच्छा जी, अब ये भी हमने ये देखा देखो
अब जो फ्रिंज विड्थ है वो किस पे डिपेंड कर रही है, लैम्डा के। तो कई बार क्वेश्चन ये आता है लैम्डा बढ़ाने पे फ्रिंज विड्थ में क्या चेंज आएगा, तो भैया बढ़ जाएगी। और अगर कलर से रिलेटेड बात आएगी तो बीप ग्योर आपको पता होगा। तो बीप ग्योर में क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाने में वेवलेंथ इंक्रीज होती है। तो अगर हम लेफ्ट टू राइट लाइट को चेंज करेंगे तो हमारी वेवलेंथ भी क्या हो जाएगी, जो फ्रिंज विड्थ है वो भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है भैया, आगे चलते हैं। तो YDSE इन वाइट लाइट आपने देख लिया। अब देखो जो YDSE है उसका अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाएं, ठीक है, YDSE में अगर हम इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाएं तो वह ऐसे बनता है भैया। सबसे पहले जो पीक पकड़ती है वो सेंट्रल आ जाता है, ये पूरा सेंट्रल मैक्सिमम है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा अगली मैक्सिमम आएगी वो ऐसे आ जाएगी, ठीक है। सेम बिल्कुल इनकी हाइट होगी, सेम विड्थ होगी और ये ऐसे ही चलता रहेगा आगे को, ठीक है। तो ये जो विड्थ होगी सबकी सेम होगी, ठीक है। और जो ये ऊपर की हाइट होगी, ये जो डंडी है ये भी सेम होगी। तो आप ये बोल सकते हो कि सारे जितने भी पीक हैं उसकी इंटेंसिटी सेम होगी और जितने भी फ्रिंज है उसकी विड्थ सेम होगी। फ्रिंज विड्थ सेम होगी, इंटेंसिटी सेम होगी, ठीक है। और हमारा ये डार्क हो गया जो बीच में काली जगह है, और जो ऑरेंज है वो आपका ब्राइट फ्रिंज हो गई। तो एक बढ़िया इसमें कॉन्ट्रास्ट भी होगा, ठीक है यहाँ तक। अभी ये आगे जब हम डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे तब हम इसको ज़्यादा यूज करेंगे। अब है डिफ्रैक्शन, पहले थ्योरी कर लेते हैं फिर एक साथ क्वेश्चन करेंगे। तो डिफ्रैक्शन क्या है बच्चों, वेव की जो हमारी बेंडिंग नेचर है, किसी भी ऑब्जेक्ट के अराउंड जब लाइट बेंड करती है तो उसको हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन, ठीक है। अच्छा जी, और सर इसमें और क्या है, और इसमें ये है कि जो डिफ्रैक्शन है हमारा वो सारी तरह की वेव दिखाती है, ठीक है। ऑल टाइप ऑफ वेव, सारी वेव दिखाएंगी, ऑल टाइप ऑफ वेव। और डिफ्रैक्शन तब ऑब्जर्व किया जाता है अगर, या आप ये भी बोल सकते हैं कि ज़्यादा नोटिसेबल तब होता है जब उसका वेवलेंथ जो है वो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर हो, लगभग अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो, ठीक है। अच्छा जी, आगे और बता दूं, डिफ्रैक्शन बच्चों अगर कभी आएगा, ये बहुत बार पूछा जाता है कि लाइट वेव और साउंड वेव में किस में होता है, तो दोनों में होता है। डिफ्रैक्शन आपका लाइट वेव में भी होता है, साउंड वेव में भी होता है। बस डिफरेंस ये है कि लाइट वेव में ऑब्जर्व करना बहुत कठिन होता है। क्यों? क्योंकि वेवलेंथ जो लाइट वेव की है वो बहुत कम है। आपसे एजर्सन रीजन में क्वेश्चन बन सकता है कि डिफ्रैक्शन इन लाइट वेव एंड साउंड वेव, लाइट वेव एंड साउंड वेव आर प्रोड्यूस डिफ्रैक्शन, और रीजन लिखा जा सकता है बट इन लाइट वेव इट इज डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व बिकॉज इट्स वेवलेंथ इज स्मॉलर। तो दोनों सही होंगे, ठीक है। तो जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो ये मैंने लिख दिया, बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड एन ऑब्जेक्ट या ऑब्स्टेकल, ठीक है। सेकेंड आप बढ़ेंगे, मोर नोटिसेबल व्हेन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कंपेरेबल, या आप बोल सकते हो इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। नेक्स्ट देख सकते हो, डिफ्रैक्शन शोन बाय ऑल टाइप वेव, बोथ लाइट वेव साउंड वेव, बट इन लाइट वेव इट इज डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व। क्यों है डिफिकल्ट? क्योंकि उसकी वेवलेंथ बहुत कम होती। अब डिफ्रैक्शन के भी टाइप हैं, तो दो टाइप का आपको डिफ्रैक्शन जनरली मिलता है, ठीक है भैया। तो सर वो कौन से दो टाइप हैं जिसका डिफ्रैक्शन हमको मिलता है? एक है फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन, ठीक है, NEL होगा है ना, NAL नहीं, फ्रेस्नेल, एक साइंटिस्ट है, फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन। और एक होता है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, फ्रॉनहोफर ये होगा इसके बाद, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, ठीक है। तो अगर सोर्स और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस फाइनाइट है तो उसको फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन कहते हैं। अगर सोर्स और स्क्रीन के बीच की जो डिस्टेंस है वो इनफाइनाइट है उसको हम बोलते हैं फ्रॉनहोफर। तो ये बस थ्योरेटिकल है, हो सकता है यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाए। कोई लेंस यूज नहीं होता फ्रेस्नेल में, वहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है, और वहाँ पर जब हम वेव फ्रंट इंसिडेंट करते हैं तो प्लेन होता है, और यहाँ पे स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट यूज कर सकते हैं। अब बात करें सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, अगर आप सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जाएंगे, YDSE में डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हुआ था, ठीक है,
और इसमें हमारा सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट हुआ है, किसमें, डिफ्रैक्शन में। और वैसे तो बहुत बड़ा है इसका एक्सपेरिमेंट, ऐसे है अगर आप देखें, एक जैसे कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है, आप एनसीईआरटी में एक बार ये डायग्राम जरूर देख लें, क्लियर है ना। और यहाँ पर ये जो हमारा सिंगल स्लिट एक यूज की जाती है, ऐसे एक स्लिट ऐसे ये हमने यूज कर ली, ठीक है। और यहाँ पर एक हम प्लेन वेव फ्रंट यूज करते हैं, एक प्लेन वेव फ्रंट यूज किया हमने, या आप पॉइंट सोर्स भी रख सकते हैं। तो यहाँ से जो यहाँ तक की डिस्टेंस है ये हमारी ए है, क्लियर है यहाँ तक। और यहाँ से हम इसमें रे जब भेजते हैं, ठीक है, यहाँ से जब हम इसमें रे भेजते हैं ऐसे करके, ठीक, और ये करके हमने एक रे भेजा, तो होगा क्या, यहाँ एक स्क्रीन लगी होगी, ये प्रैक्टिकल टॉपिक है, ज़्यादा वहाँ पे समझ में आता है। यहाँ पर एक स्क्रीन लगी होगी और स्क्रीन क्या होगा, यहाँ पर हमारा फोकस की जाएगी और यहाँ से भी फोकस यहाँ पे की जाएगी। तो जब आप इनको मिलाएंगे, ठीक है, इन पॉइंट को मिलाएंगे, तो यहाँ पर आप पाथ डिफरेंस जब देखेंगे, ठीक है, इसमें भी सेम वही होता है जैसे हमारा डबल स्लिट में होता था, ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज, दोनों केस यहाँ पे भी होती हैं, सेम जैसे हमने वहाँ पढ़ा यहाँ भी पढ़ा। यहाँ कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है और इसको हम फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें लेंस यूज हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर जो ए है, ठीक है, ये तो इनके बीच की ऐसे डिस्टेंस हो गई, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसमें कंडीशन देखनी है कि मैक्सिमम की क्या होगी, मिनिमम की क्या होगी, उसी कंडीशन को लेके हम बढ़ते हैं आगे को, ठीक है। अच्छा, इसमें आप ये डायग्राम एनसीईआरटी में देख लीजिएगा, वहाँ पर एक कंप्लीट डायग्राम बना हुआ है, अगर आप देखेंगे उन्होंने फिर यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ठीक है, ये तो एक डिस्टेंस हो गई ऐसे करके। इसके बाद उन्होंने क्या किया है कि एक डायग्राम ऐसे करके यहाँ रखा है, इसको उन्होंने ऐसे स्क्रीन पे, यहाँ पर एक स्क्रीन पे ऐड किया है। सिमिलरली एक रे उन्होंने ऐसे भेजी है, ठीक है ना, और इसको भी जब हमने यहाँ देखा तो एक पी पॉइंट पे फोकस किया है। सिमिलरली हमने एक क्यू पॉइंट पे भी फोकस किया है, फिर वो एंगल देखा है, जो ये एंगल है ये वाला, ये आपका थीटा एंगल है। तो जब पूरा इसको सॉल्व करते हैं, जैसे उसमें मैंने आपको पार्ट डिफरेंस बताया, सेम यहाँ पर भी मैं आपको कहूँगा कि टाइम कम है, कभी हम इसको जब डिटेल में देखेंगे तो वहाँ हम इसको ड्राइव भी करेंगे। तो पार्ट डिफरेंस आपने स्कूल लेवल में किया होगा, ए साइन थीटा होता है। तो दो कंडीशन वहाँ भी होती हैं, दो यहाँ भी होती हैं, वो दो कंडीशन ये रही। यहाँ पर सेकेंडरी मिनिमा कहते हैं, सेकेंडरी मैक्सिमा कहते हैं। तो जैसे वहाँ एन लेमडा किसका था, एन लेमडा मैक्सिमा का था, वो यहाँ मिनिमा का होगा, और सेकेंडरी मैक्सिमा यहाँ 2n+1 लेमडा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप पोजीशन निकाल सकते हैं nth मैक्सिमा का, nth मिनिमा का, ठीक है। आगे देखते हैं इसी में एंगुलर विड्थ। अगर आप यहाँ का डायग्राम बनाएंगे, जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, ठीक है, वैसे ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है। एक हमारे साइंटिस्ट हैं, बहुत फिजिसिस्ट, उन्होंने कहा है कि डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस में डिफरेंस करना बहुत मुश्किल है। आप एनसीईआरटी में देखिएगा, फेमन लेक्चर, एक फेमन हमारे साइंटिस्ट थे, फिजिसिस्ट थे, उन्होंने ये बात बताई थी। तो यहाँ भी वही डिफरेंस करना बहुत कठिन है, लेकिन एनसीईआरटी में जिस हिसाब से पॉइंट दिए हैं आपको वो देखने पड़ेंगे। यहाँ पे क्या होता है, देखो, सेंट्रल मैक्सिमा जो सेकेंडरी मैक्सिमा है वो पीक पकड़ेगी, उसके बाद जो मिनिमा होगी वो छोटी हो जाएगी, ठीक है, और उसके बाद ये धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके डिक्रीज होने लग जाएगा, ठीक है। तो ये डिफ्रैक्शन का कर्व है, तो इसमें जो इंटेंसिटी है वो डिक्रीज हो रही है, ठीक है। और डिफ्रैक्शन में ऐसा, इंटरफेरेंस में ऐसा नहीं होता था। इंटरफेरेंस में क्या होता था, इंटेंसिटी सेम होती थी। इसमें जो विड्थ होती है सेंट्रल की, वो अदर के 2 गुना होती है, तो यही 2 थीटा लिखा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। लीनियर विड्थ यहाँ पे क्या हो जाएगी, डी इंटू जो आपकी डिस्टेंस है स्लिट से, वो डी अगर है तो डी इंटू एंगुलर कर देंगे तो आपको लीनियर विड्थ निकल जाएगी। और यहीं से वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स निकलती है, जिसको हम फ्रेजनल डिस्टेंस भी कहते हैं, और वो a² से दी जाती है, ठीक है भैया। बस ध्यान ये रिलेशन रखना है, जो हमारे यहाँ मिनिमा है, मिनिमा में आपका वहाँ 2n-1 लेमडा बाई 2 था, यहाँ n लेमडा आ जाएगा, ठीक है। आगे जब बढ़ेंगे, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया मैंने, अब बची इन दोनों में कंपैरिजन। देखो, इंटेंसिटी में सबकी क्या होगी, सेम होगी, और यहाँ चलोगे तो यहाँ क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, ठीक है। यहाँ पे क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, ठीक है।
आगे चलते हैं, अगर फ्रिंज विड्थ करेंगे इसमें सबकी क्या होगी, सेम विड्थ होगी। इसमें क्या होगी, ऊपर वाले में इसमें भी डिक्रीज करेगी। और सेंट्रल की क्या होगी सॉरी सेंट्रल की क्या होगी, सेंट्रल की हो जाएगी डबल हो जाएगी फर्स्ट मिनिमा के। ठीक है, सेंट्रल की हो जाएगी 2 टाइम ऑफ फर्स्ट लिख देता हूँ, इसका मतलब है फर्स्ट वाली जो मैक्सिमम वाली है। ठीक है, उसके बाद कंपैरिजन आपने देख ही लिया। ठीक है भैया, अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन। इतनी तो हमने थ्योरी करनी ही पड़ेगी इसमें, इसके बाद ही आप क्वेश्चन में जा सकते हैं। और देखिए 15-20 क्वेश्चन है और मैं आपसे वादा कर रहा हूँ अगले 15 मिनट में सारे क्वेश्चन हो जाएंगे अगर आपने थ्योरी अच्छे से सीखी है तो। पहला क्वेश्चन कह रहे हैं कि 2 कोहेरेंट सोर्स हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं फ्रिंज, तो सेंट्रल मैक्सिमम के लिए फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए। देखो ट्रिक मैंने आपको बताई थी कि जो फाई होगा वो होगा 2n पाई। आप ये कह सकते हैं सर ये इवन होगा, यहाँ पे इवन कौन से हैं, देखो ये पाई है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, जीरो इवन में काउंट किया जाता है। ठीक है, और वैसे मैंने आपको बताया था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। कंस्ट्रक्टिव को ही हम मैक्सिमम बोलते हैं, इसी को हम ब्राइट फ्रिंज भी कहते हैं। ये YDIC की बात हो रही है, ठीक है, और इंटरफेरेंस की बात हो रही है। यहाँ पे फेज होता है 2n पाई, ये आपका फेज है। और पाथ डिफरेंस अगर आप निकालेंगे तो पाथ को मैं x से लिख देता हूँ, x इक्वल टू हो जाएगा आपका n लैम्डा। और आप कहेंगे सर अगर आपको मिनिमम का पूछा जाएगा तो सर वो ऑड होना चाहिए, 2n-1 पाई, और यहाँ हो जाएगा 2n-1 लैम्डा बाई 2। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट अब देखिए, अभी भी मैंने एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, कह रहे हैं डिफ्रैक्शन इज कॉमन इन साउंड बट नॉट कॉमन इन लाइट वेव। ठीक है भैया, तो डिफ्रैक्शन जो है वो कॉमन है, बिल्कुल सही कह रहा है, लेकिन ये रीजन गलत दे रहे हैं, कह रहे हैं वेवलेंथ इज मोर देन, लेस होती है, कम होती है, इसीलिए तो ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता, सी ऑप्शन। नेक्स्ट अब देखो जो हमने ये लिखा है यहाँ पे, तो आपको मैंने टेबल बना के इसलिए छोड़ी है, यहाँ पे आप क्या करेंगे इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में डिफरेंस एक बार रिवाइज कर लेंगे। नेक्स्ट है देखो, कलर आर सीन इन थिन लेयर ऑफ ऑयल एंड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। मैंने अभी आपको बताया था जो हमारा कलर सोप पे हो जाता है, पानी और उसको मिलाते हैं वो हो जाता है, वो इंटरफेरेंस की वजह से होता है। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि वाइट लाइट इज कंपोज, हाँ क्योंकि वाइट लाइट में बहुत सारी लाइट होती हैं जो इंटरफेरेंस से क्या होती हैं फिर रीडिस्ट्रीब्यूट होती हैं, तो दोनों सही हैं और एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रही हैं। अच्छा, इन फ्यूचर आपसे इसके एग्जाम्पल आ सकते हैं, तो इंटरफेरेंस का जो हमारा एग्जाम्पल है वो क्या है, वो है थिन फिल्म ऑफ सोप पे क्या आ जाता है, जो कलर। ठीक है, आप लिख सकते हैं कलर एपियर्स थिन फिल्म ऑफ सोप, पहला। दूसरा इसका हो सकता है ब्राइट कलर, जो ब्राइट कलर हो जाता है किसका, स्पाइडर वेब का। स्पाइडर वेब पे जब आप क्या करते हैं सनलाइट भेजेंगे, ठीक है, जब उस पे आप एक्सपोज करेंगे सनलाइट तो उसका कलर ब्राइट हो जाता है। और ऑयल और अगर पानी को आप मिलाएंगे तो उसमें एक थिन फिल्म बन जाती है, तो वो सब इंटरफेरेंस के एग्जाम्पल हैं भैया। आप कहेंगे सर डिफ्रैक्शन के भी बता दो, तो डिफ्रैक्शन के अगर मैं आपको एग्जाम्पल की बात करूं, ठीक है भैया, तो ऐसे ज़्यादा एप्लीकेशन तो डिफ्रैक्शन को आपको मिलेंगे नहीं, फिर भी अगर हम डिफ्रैक्शन के एग्जाम्पल की बात करें, आपने जो सन और मून है उसके अराउंड एक ब्राइट वो देखी होगी रिंग, ठीक है, ब्राइट रिंग जो अराउंड हो जाती है किसी ब्राइट सोर्स के, जैसे सन और मून के चारों तरफ ब्राइट रिंग हो जाती है, वो उसका एग्जाम्पल है। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला है CD और DVD। CD और DVD में जब आप कोई वाइट लाइट एल्यूमिनेट करते हैं तो उसमें कुछ कलर लाइंस आ जाती हैं, तो वो डिफ्रैक्शन का है फॉर्मूला। अच्छा, होलोग्राम जो होता है आपका, ठीक है, होलोग्राम पे जो आप लाइट भरेंगे, लाइट मारेंगे तो क्या हो जाएगा, कलर दिखाने लगेगा। वही पोलराइजेशन का जो आप जाते हैं बीचों पे घूमने, तो गोल्डन व्यू जो निकल के आता है वो आपका गोल्डन व्यू ऑफ सी जो है पोलराइजेशन की वजह से होता है।
ठीक है। अगर आपको पोलराइजेशन की भी ऐसी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करेंगे, इस वीडियो को शेयर करेंगे। अगर 100 व्यूज इसमें मिनिमम आए तभी मैं अगली वीडियो बनाऊंगा पोलराइजेशन पे। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ फॉलोइंग कैन नॉट प्रोड्यूस टू कोहेरेंट सोर्स। देखो कोहेरेंट सोर्स कौन सा प्रोड्यूस नहीं करता है। देखो मैंने बताया था आपको, फ्रिजनल करता है, ये करता है, और लाइट मिरर भी करता है, प्रिज्म नहीं करता। ठीक है, प्रिज्म डिस्पर्जन करता है। अच्छा, कोहेरेंट सोर्स कौन प्रोड्यूस करता है, एक बार आप मेरे साथ रिवाइज कर लीजिए। डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट अगर आप करेंगे, ठीक है, दो तरह से कर सकते हैं। एक तो है डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, एक है आपका डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। तो डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट अगर आप करना चाहेंगे तो वहां से जो लाइट निकालने की मेथड है, कोहेरेंट सोर्स बनाने की मेथड है, बाइप्रिज्म हो गया, ठीक है, YDSE हो गया आपका फेमस, लेजर हो गया। देखो इतने तो नहीं आएंगे, ऐसा एग्जांपल आ सकता है YDSE एग्जांपल ऑफ, और एक साइंटिस्ट के नाम पे लाइट मिरर हो गया। ठीक है, और वहीं एम्पलीट्यूड की बात करें तो एम्पलीट्यूड में सबसे फेमस है आपका थिन फिल्म, पहले सिलेबस में था अभी हट गया, और आपका एक और है न्यूटन रिंग। न्यूटन रिंग ये आपका एम्पलीट्यूड डिवीजन से कोहेरेंट सोर्स बनाते हैं। आगे चलते हैं। देखो क्वेश्चन आ गया गोल्डन सी किसकी वजह से होता है, हम बिना देखे पोलराइजेशन कर देंगे। नेक्स्ट कह रहे फॉर YDSE। देखो अब ये लेटेस्ट क्वेश्चन आने लगे, कह रहे YDSE में अगर आप स्क्रीन को दूर ले जाए। देखो मैंने आपको इतना आपको क्लियर होना चाहिए, ये सोर्स है, इसके दो बच्चे हैं S1 और S2, इनके बीच की डिस्टेंस D है, ठीक है, और जो स्क्रीन की डिस्टेंस है वो कैपिटल D है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आप सोर्स को क्या करेंगे, मूव अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ स्लिट, तो एंगुलर सेपरेशन ऑफ फ्रिंज रिमेन कांस्टेंट। ठीक है भैया। अच्छा जी, अब आप इसमें देखिए जो हमारा एंगुलर सेपरेशन है, अभी भी मैंने आपको बताया था डायरेक्ट फॉर्मूले हैं लैम्डा बाई डी। तो अगर आप इसको दूर ले जाएंगे, डी में चेंज करेंगे, डी में चेंज करेंगे नहीं, आप करेंगे बड़े डी में चेंज। क्या बड़े डी इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो पहला वाला स्टेटमेंट क्या है आपका, सही है। दूसरा कह रहे हैं इसमें इफ मोनोक्रोमेटिक सोर्स इज रिप्लेस बाय अनदर सोर्स ऑफ लार्जर वेवलेंथ एंगुलर सेपरेशन डिक्रीज। देखो लैम्डा अगर बढ़ेगा तो थीटा कैसे घटेगा, लैम्डा बढ़ेगा तो थीटा भी बढ़ेगा, तो ये गलत है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, तो डी ऑप्शन ऐसा दिखा रहा है। क्वेश्चन 7 देखो कितनी जल्दी जल्दी हो रहे हैं। 22 में क्वेश्चन आया इफ स्क्रीन मूव अवे फ्रॉम प्लेन ऑफ सीट, मतलब स्क्रीन को हटा रहे हैं, दैट मीन्स डी को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि क्या होगा उस केस में। देखो आप पहले फॉर्मूला लिख लो कि बीटा होता है डी लैम्डा बाई डी और थीटा होता है लैम्डा बाई डी। तो इस पे तो कोई चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, चेंज होगा तो इस पे होगा। अब देखते हैं, इसको एंगुलर सेपरेशन बोलते हैं, इसको फ्रिंज विड्थ या लीनियर सेपरेशन कहते हैं। तो कह रहे हैं एंगुलर सेपरेशन इंक्रीज, बिल्कुल गलत, नो चेंज। एंगुलर सेपरेशन डिक्रीज, तो ए और बी तो नहीं होगा। अब बात आई फ्रिंज विड्थ की, ठीक है, लीनियर सेपरेशन। तो देखो अगर डी को आप दूर ले जाएंगे मतलब डी को इंक्रीज करेंगे, तो डी बढ़ेगा तो बीटा भी तो बढ़ेगा सर। तो भैया सी ऑप्शन करेक्ट, फ्रिंज विड्थ को ही लीनियर सेपरेशन कहते हैं। देखो कितनी जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो रहे हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। क्वेश्चन 8, अच्छा क्वेश्चन 8 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसको बताना भूल गया आपको। देखो कभी क्वेश्चन ये आएगा, अगर इसकी ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ, मैं मेथड से नहीं करा रहा इसको, जब ट्रिक से होता है तो मैं ट्रिक की बात कर रहा हूँ। जब N1 फ्रिंज इसकी वेवलेंथ लैम्डा 1 है, वो N2 फ्रिंज मतलब नंबर ऑफ फ्रिंज हैं लैम्डा 2 से कोइंसाइड कर रही हैं, ऐसे फ्रिंज हैं राइट हैं। जब N1 फ्रिंज N2 फ्रिंज से कोइंसाइड कर रही हैं जिनकी वेवलेंथ लैम्डा 1 लैम्डा 2 है, तो आपके लिए ट्रिक है N1 लैम्डा 1 इक्वल टू N2 लैम्डा 2। खत्म कहानी, ज़्यादा नहीं सोचना है। ठीक है, हम सोचेंगे फ्रिंज विड्थ सेम होगी, कैंसिल करेंगे, अरे आप बायो वाले हैं, डायरेक्ट याद रखना। अगर किसी भी एक एक्सपेरिमेंट की N1 फ्रिंज हमारी जिनकी वेवलेंथ लैम्डा 1 है, वो N2 फ्रिंज लैम्डा 2 के साथ कोइंसाइड या एक के ऊपर एक ओवरलैप कर रही हैं, जो कि ब्राइट फ्रिंज हैं, तो उसकी ये कंडीशन होगी। अब देखिए 8 फ्रिंज हैं, वेवलेंथ 600 है, 400 हमने चेंज कर दी है, तो फ्रिंज विड्थ कितनी होगी। और हमने देख लिया कि जो ये फ्रिंज है, ऑब्जर्व किया है इफ इतना तो हम इसमें लगा देंगे
8 इंटू 600 और n2 हमें नहीं पता, इंटू 400। तो अगर आप ध्यान से करें 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 से कट गया 2 बार, 6 दूना 12, तो आंसर आ जाएगा 12। नेक्स्ट देखो, 2 क्वेश्चन साथ इसीलिए रखें क्योंकि आसान है। देखिए कह रहे इन YDSE, अगर आप देखो पहले तो फ्रिंज विड्थ लिख लेता हूँ। फ्रिंज विड्थ होता है या लीनियर सेपरेशन होता है d लैम्डा बाई d, इसलिए मैं वो सारे फॉर्मूले आपको करा रहा था। कह रहे इफ द सेपरेशन बिटवीन कोहेरेंट सोर्स इज हाफ, देखो कोहेरेंट सोर्स का सेपरेशन मतलब d को अगर आधा कर दें, एंड डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन एंड सोर्स, स्क्रीन और सोर्स को डबल कर दें मतलब 2d कर दें, तो फ्रिंज विड्थ कितनी हो जाएगी? तो वैल्यू रख के देख लो। तो जो नई बीटा 1 हो जाएगी, देखो ये तो हो गया 2d लैम्डा और ये हो जाएगा d बाई 2, तो 2 ऊपर पहुंच जाएगा, 2 2 जा 4, तो 4d लैम्डा d, तो इसका मतलब 4 टाइम हो जाएगी, 4 टाइम हो गई। सेकंड कह रहा है कि एक फ्रिंज विड्थ है, वेवलेंथ इतनी है और अगर इतना डिग्री एंगल बना रहा है, सेम एक्सपेरिमेंट को पानी में डाल दिया तो कितना होगा? डायरेक्ट ट्रिक से करिए, थीटा बाई n। पहले कितना था सर? 0.2, पानी में डाल दिया तो 4/3, ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा? जब आप इसको ऊपर भेजेंगे तो आ जाएगा 0.15, ये ऑप्शन। बहुत फास्ट क्वेश्चन होंगे यहाँ पे। देखो ये क्वेश्चन डायरेक्ट ही पूछ लिया, मैंने तो ऑप्शन भी नहीं रखे ताकि आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैंने आपको बताया था 2, याद रखिए, बोलिए मेरे साथ, 2a1a2 a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर प्लस 1, ये आंसर इसका है। और बहुत सारे पेपर में ये a1 a2 नहीं दिया रहता है, वहाँ पर बीटा लिखा रहता है, तो उस केस में क्या हो जाएगा? उस केस में हो जाएगा 2, यहाँ पे लिख लेता हूँ, रूट बीटा बीटा प्लस 1, ऐसे लिखा हुआ रहता है, लेकिन आपको ये याद होना चाहिए, बाकी आप इसको रीअरेंज कर लेंगे। आगे कह रहे हैं कि एक इंटेंसिटी का रेशियो इतना है, कह रहे हैं कि I1 बाई I2 1/25 है, तो पूछ रहे हैं कि मैक्सिमम, दोनों मैक्सिमम तो नहीं होंगे, मैक्सिमम ओवर मिनिमम पूछ रहे हैं, ठीक है, करेक्ट कर देता हूं। कह रहे हैं कि आई मैक्सिमम ओवर आई मिनिमम बताओ, और अभी भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, आई मैक्स ओवर आई मिनिमम जो होता है उसके 2 फॉर्मूले होते हैं, एक एम्पलीट्यूड के टर्म में होता है, हम उसी को लगा लेते हैं, वो आसान पड़ेगा, a1 बाई a2 का स्क्वायर और a1 माइनस a2 का स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, a1 बाई a2 इसके आगे रख देंगे स्क्वायर में, तो स्क्वायर रूट इधर भेजेंगे तो a1 बाई a2 कितना आ जाएगा? 1/5, और 1/5 अगर आप इसको डिवाइड ही कर दें, a1 बाई a2 प्लस 1 का स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा a1 बाई a2 माइनस 1 का स्क्वायर, तो 1/5 का स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर, सॉल्व करके कितना आ जाएगा? 3/2, 3/2 9/4, 9/4 डी ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन YDSE एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अच्छा, YDSE एक्सपेरिमेंट में मैं आपको एक बात ये बताना भूल गया, जैसे टोटल इंटेंसिटी होती है आपकी, आपने स्टार्टिंग में निकाली I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाई। तो YDSE में क्या होता है बच्चों कि जो I1 और I2 है, दोनों सोर्स की जो हमारी इंटेंसिटी है वो आपकी बराबर होती है। मैं उसको I0 ले लेता हूँ, तो जब मैं इसको I0 ले लेता हूं तो इसको पूरा सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू निकल के आती है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि YDSE के लिए हमारी जो वैल्यू होती है वो इंटेंसिटी की ये होती है, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी YDSE के लिए? ये 4I0 आपकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? अब एक रिलेशन मैंने इससे पहले आपको ये भी बताया था, अभी कुछ देर पहले, कि जो हमारा फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस है वो आपका होता है 2 पाई बाई लैम्डा पाथ डिफरेंस, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़िए, आंसर आ जाएगा। कह रहे हैं कि अगर लैम्डा के हमारा क्या है, के हमारा इंटेंसिटी है जहां पर पाथ डिफरेंस लैम्डा है, ठीक है। देखो केस 1 अगर आप निकालें तो यहाँ से फेज निकालिए, क्योंकि हमें फाई निकालना है फेज। तो केस 1 में जो फाई 1 हो जाएगा हमारा, वो कितना हो जाएगा? 2 पाई बाई लैम्डा, और आपको पाथ डिफरेंस दिया है लैम्डा, लैम्डा से लैम्डा कट गया, मतलब कि 2 पाई, ठीक हो गया। अब ये 2 पाई हो गया। अब आप क्या करिए, इस 2 पाई को यहाँ रख दीजिए, 2 पाई तो पाई, तो पहले केस में जो आई की वैल्यू दी है उन्होंने वो दे रखी है के, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4I0, क्योंकि हम
2 पाई यहाँ रखेंगे तो पाई आ जाएगा cos पाई -1, -1 का स्क्वायर 1, तो k की वैल्यू ये आ गई। सेकेंड केस में करें कि लैम्डा बाई 4 में क्या होगा। अब यहाँ पर अगर सेकेंड केस में आप लैम्डा बाई 4 रख देंगे तो फाई 2 हो जाएगा 2 पाई बाई लैम्डा इंटू लैम्डा बाई 4, लैम्डा से लैम्डा कट गया, 2 से ये आ गया पाई बाई 2। और अगर आप पाई बाई 2 यहाँ रख देते हैं तो पाई बाई 4, और पाई बाई 4 मतलब कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 कितना हो गया 45, 1/2, 1/√2 होता है तो स्क्वायर में 1/2, तो ये आंसर k बाई 2 आ जाएगा, क्योंकि 4i0 की वैल्यू कितनी है k है, तो आप इसको निकाल सकते हैं i2 इक्वल टू 4i0 की जगह k रख लेते हैं और ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर 45, तो आंसर आ जाएगा k बाई 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हमारे 2 क्वेश्चन ही आए हैं, डिफ्रैक्शन के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। कह रहे हैं कि एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम इन फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन इज इतना, व्हेन सेम स्लिट इज इल्यूमिनेटेड बाय अनदर द फ्रिंज विड्थ डिक्रीज 30%। देखो सिंपल क्वेश्चन है, हमें ये पता है कि सेंट्रल जो फ्रिंज है 2 थीटा होती है लैम्डा बाई ए, और लेकिन वो हमसे कहते हैं कि 2 थीटा को आप थीटा नॉट लीजिए, थीटा नॉट है लैम्डा बाई ए। ठीक है सर, ये तो आप समझ गए। अब वो कह रहे हैं कि अगर हम उसको चेंज कर दें, किसको, सेम स्लिट को चेंज कर दें अनदर सोर्स से, तो जो स्लिट है हमारी वो हमारी 30% डिक्रीज कर जाती है, जो भी ओरिजिनल है। ठीक है, और जो वेवलेंथ है वो हमें नहीं पता, वो हमने ऐसे रहने दी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे भी 2 आएगा, ये भी 2 आएगा। ठीक, अब देखिए जो हमारा 2 लैम्डा बाई ए है, इसमें 2 लैम्डा बाई ए है, इसमें हम क्या करेंगे, आप इसको सॉल्व करिए तो थीटा नॉट हो जाएगा 1 - 30 बाई 100। एक ही क्वेश्चन थोड़ा टफ आया था, इक्वल टू 2 लैम्डा डैश बाई ए। इन दोनों इक्वेशनों को डिवाइड कर दो, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, जब दोनों को डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 10, ये हो जाएगा 10/7 इक्वल टू लैम्डा ओवर लैम्डा डैश। तो लैम्डा ओवर लैम्डा डैश है और आपको लैम्डा कितना दिया है 6000, तो लैम्डा डैश कितना आ जाएगा, लैम्डा डैश आ जाएगा 7/10 इंटू लैम्डा, और लैम्डा की वैल्यू कितनी है 6000, 1 0 से 1 0 कट गया तो 42 आंसर आ गया। लास्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि इन डिफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू सिंगल विड्थ इतना फर्स्ट मिनिमम। देखो अब मिनिमम कहाँ होती है, हमने पढ़ा था अभी भी कि a साइन थीटा इक्वल टू होता है n लैम्डा, तो मिनिमम अगर फर्स्ट मिनिमम कहा है तो इसका मतलब है थीटा आपको कितना दिया है 30 डिग्री, तो साइन 30, n कितना हो जाएगा 1, क्योंकि पहली मिनिमम है। ठीक है, तो यहाँ से आप अगर a निकालेंगे साइन हाफ तो a आ जाएगा 2 लैम्डा। ठीक है, ये तो पहला रिलेशन है। सेकेंड केस में अगर आप लगाएं तो कह रहे हैं कि इफ द वेवलेंथ इतना और इतना, तो फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम। अब मैक्सिमम के लिए हमने ये पढ़ा था रिलेशन कि 2n+1 लैम्डा बाई 2 होता है, ये तो होता है। अब इसमें फर्स्ट के लिए n1 रख देंगे तो a साइन थीटा, और 2 और 1 कितना हो गया 3 लैम्डा बाई 2 हो जाएगा। और चाहें तो आप इस a की वैल्यू हटा के यहाँ रख दें। a कितना आया है, a आपका आया है 2 लैम्डा, तो 2 लैम्डा जैसे ही आप यहाँ रखेंगे तो 3/4 आ जाएगा, तो थीटा कितना आ जाएगा साइन इनवर्स 3/4, तो 3/4 कौन से ऑप्शन में है, डी। तो बच्चों डिफ्रैक्शन वाले पार्ट से कम क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इंटरफेरेंस से ज़्यादा आते हैं। क्लियर यहाँ तक? अभी इसमें चार्ज भी कम है, हमारे वहाँ 2-3 दिन से लाइट नहीं आ रही है, तो लेकिन आपको मैंने पूरा करवा दिया है और आपको ये अच्छे से करके जाना है। एक तो ये टेबल अच्छे से आनी चाहिए, दूसरे आपको ये जो चार्ट है ये अच्छे से आना चाहिए और ये अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, ये आ जाएगा तो आपका इंटरफेरेंस का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। विशिंग ऑल द बेस्ट। और अगर आपको पोलराइजेशन की वीडियो चाहिए तो आप हमें इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों को, उसके बाद ही मैं आपके लिए बनाऊंगा।